Hello my dear friends and welcome back on your YouTube channel GB World. So today we will discuss chapter number 8 of class 5th English. ठीक है, अब तक चैप्टर नंबर 7 तक हमने कवर कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 8 है। ये आपका नए सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। इस बुक का नाम है संतूर, इंग्लिश का है। और क्या नाम है इसका? द डिसीजन ऑफ द पंचायत, यानी कि पंचायत का निर्णय। इसमें दोस्तों एक पंचायत का अच्छा डिसीजन होता है। एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हम पहले कहानी पूरी करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और भी जो एक्सरसाइज दे रखी हैं वो सारी सॉल्व करेंगे और एंजॉय करेंगे कहानी को। बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, अ फार्मर एंड हिज वेल। अच्छा, इसमें क्या होता है कहानी में? ये रिलेटेड होती है तो फार्मर से और उनके कुएं से रिलेटेड होती है। एक फार्मर, ये दो हैं इनमें से, फार्मर एंड हिज वेल, इसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटे से गांव में, एक छोटे गांव में एक किसान रहता था। ही हैड टू फील्ड, उसके पास दो खेत थे। ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन मेहनत करता था, बहुत ही हार्ड वर्क करता था, ठीक है, बहुत मेहनत करता था भाई खेतों में। व्हेन ही प्रॉस्पर्ड, प्रॉस्पर्ड यानी कि समृद्ध होना, समृद्ध हो गया। जब वो समृद्ध हो गया यानी कि वो बहुत कठिन मेहनत करता था, दिन रात बहुत हार्ड वर्क करता रहता था, तो उससे वो समृद्ध हो गया, है ना। सो ही वेट बॉट एन अदर फील्ड, तो उसने और खेत, एक और खेत खरीद लिया। देयर वॉज ए वॉल नेक्स्ट टू इट, वेल सॉरी, देयर वॉज अ वेल नेक्स्ट टू इट। और जो ये खेत खरीदा था उसके बगल में एक ये कुआं था। सिंस द फार्मर नीडेड ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड्स, अब जैसा कि आपको पता है कि जो किसान था उसको क्या चाहिए था? एक पानी का स्रोत चाहिए था अपने खेतों के लिए। सो ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर, तो उसने अपने इस पड़ोसी से ये कुआं खरीद लिया। द नेबर वॉज ए कनिंग मैन, जो नेबर यानी जो पड़ोसी था, कैसा था? कनिंग मैन था। कनिंग मतलब धूर्त, धूर्त यानी शरारती था, चालाक। चालाक, लेकिन चालाक भी नेगेटिव वाले सेंस में, ठीक है। धूर्त था, शरारती तत्व टाइप में था वो, कनिंग था बहुत। ही थॉट ऑफ ए प्लान टू चीट द फार्मर, उसने जो उसका उससे खरीदा था, उसने सोचा किसान को धोखा देने के लिए एक प्लान सोचा, उसने योजना बनाई। क्या हुआ भाई? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द फार्मर रीच्ड द वेल, जब किसान कुएं पर पहुंचा, ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर, जब ये कुएं पर पहुंचा तो उसने अपने वो जो था उसको कुएं के पास में ही खड़ा हुआ देखा। ही रिफ्यूज्ड टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, ही रिफ्यूज्ड यानी मना, उसने मना कर दिया, यानी कि उसने किसान को कुएं से पानी लेने से मना कर दिया। ऑन द आस्किंग वाई, जब किसान ने पूछा कि भाई क्यों, सो ही रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू नॉट द वाटर। तो इसने कहा कि भाई मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, जो पानी है वो अभी भी मेरा ही है। यू कैन नॉट टेक इट, तुम इसे नहीं ले सकते। देखा, आपने देखा है कभी ऐसा कि कुआं बेच दिया हो और इसके अंदर का पानी नहीं बेचा हो? तो इस तरह से ये एक बहुत धूर्त इंसान था, बहुत चालाक था, कनिंग था, है ना। तो इसको पानी लेने, अब भाई ये तो परेशान हो गया बेचारा, पहले ही मेहनती आदमी था। द वरीड फार्मर डिडंट नो व्हाट टू डू, तो जो चिंतित किसान था बेचारा, वो जान नहीं पा रहा था करना क्या है। सो इसलिए ही वेंट टू द विलेज चीफ, तो वो गांव के सरदार मुखिया के पास गया। एंड टोल्ड हर अबाउट हिज केस, और अपनी अपनी परिस्थिति के, अपनी समस्या के बारे में, अपने केस के बारे में उसे बताया। एंड सैड, और कहा, ही इज नॉट लेटिंग मी टेक वाटर, ही इज नॉट लेटिंग मी यानी वो मुझे पानी नहीं लेने दे रहा है। अब भाई देखते हैं। द विलेज चीफ फिक्स्ड अ डे फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत, तो जो गांव का जो मुखिया था उसने एक दिन फिक्स कर दिया पंचायत की मीटिंग के लिए। द डे केम, दिन आ गया भाई। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत गैदर्ड अंडर द बनियान ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज, वो दिन आया और पंचायत के जो सभी सदस्य थे वो बरगद के पेड़ के नीचे गांव के मध्य में इकट्ठे हो गए। बोथ द फार्मर एंड हिज नेबर, दोनों किसान और उसका पड़ोसी, वर समंड, समंड यानी कि बुलाए गए। जब बुलाते हैं ना किसी को, आदेश दे भाई दोनों को आप यहाँ को आना है, ठीक है, तो दोनों को बुलाया गया। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट, ज्यादातर जो किसान थे गांव के, वो जो गांव के ग्रामीण थे वो उपस्थित थे। द फार्मर एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू द गैदरिंग, तो जो किसान था उसने
गांव जो इकट्ठी हुई थी, सब इकट्ठे हो रखे थे, पंचायत पूरी उसके सामने परिस्थिति बताई, भाई ये हिसाब है। द चीफ आस्क्ड द नेबर व्हाई ही वाज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। तो जो मुखिया था उसने पूछा पड़ोसी से कि वो किसान को पानी क्यों नहीं लेने दे रहा है, पानी क्यों नहीं खींचने दे रहा। द कनिंग मैन शेयर द सेम थिंग अगेन। तो जो कनिंग मैन था, जो शरारती मैन था, जो जो वो चालाक आदमी था, उसने अगेन दोबारा वही बात कही। आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम। मैंने सिर्फ उसको कुआ बेचा है, नॉट द वाटर इन इट। उसमें अंदर जो पानी है वो नहीं। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी। पानी अभी भी मुझसे मेरा ही है। सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर। तो वो मेरा पानी नहीं ले सकता। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एज वेल एज द विलेजर्स ट्राइड टू रीजन विद हिम। यानी कि जो पंचायत के सदस्य, ये सारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, एज वेल एज द विलेजर्स, और गांव के आदमी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सब ने रीजन ट्राई टू रीजन विद हिम, यानी उसे समझाने की कोशिश की। बट ही वाज अडेमेंट। लेकिन वो तो बहुत अड़ियल था। अडेमेंट यानी अड़ियल, जो दूसरे की बात को नहीं सुनता हो अपनी के आगे, उसको कहते हैं अडेमेंट, अड़ियल, ठीक है। फाइनली अंत में द पंचायत मेंबर्स डिस्कस्ड द मैटर अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो जो पंचायत मेंबर थे, इन्होंने आपस में ही, वो अपने बीच में ही मामला डिस्कस किया, ठीक है, उस पर विचार किया। देन दे स्टूड अप टू गिव द जजमेंट। और वो खड़े हो गए अपना निर्णय सुनाने के लिए। द विलेजर्स आल्सो स्टूड अप। तो गांव के जो ग्रामीण थे वो भी खड़े हो गए। द पंचायत टोल्ड द नेबर। तो जो पंचायत थी उन्होंने पड़ोसी को बताया दैट कि इफ द वाटर बिलोंग टू हिम, कि अगर पानी उससे बिलोंग करता है, ही हैड नो राइट टू कीप इट इन द फार्मर्स वेल। तो उसका कोई अधिकार नहीं। राइट यानी इसका मतलब है अधिकार। तो अगर पानी उसका है तो उसे किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। रिमूव द वाटर। पानी को निकालो, हटाओ वहां से, और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली। और उसको या तो निकालो वहां से, या तो इसको तुरंत पूरे को यूज करो। द विलेज चीफ ऑर्डर्ड। जो विलेज के पंच जो मुखिया था, उसने, गांव के मुखिया ने ये आदेश दिया। द नेवर हैड टू रिमूव लूज इट टू द वेल ओनर। हाँ, और यानी कि जो पड़ोसी था उसको या तो इसको हटाना था, और इसको या तो उसको उसको लूज कर देना था। जो कुएं का ओनर था उसको छोड़ देना था। पे अ फाइन। एक उसको फाइन भी लगाना था, जुर्माना भी भरना था। एंड अपोलाइज। और उसको माफी भी मांगनी थी। एवरीवन प्रेज्ड द विजडम ऑफ द पंचायत। सबने पंचायत की जो विजडम थी, जो बुद्धिमानी थी, उसकी प्रशंसा की। तो देखो दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखो, इसमें न्यू वर्ड्स जो आए हैं उनका एक्सप्लेनेशन। पंचायत का मतलब होता है अ विलेज काउंसिल दैट सॉल्व्स प्रॉब्लम, यानी कि एक गांव की सभा जो समस्याओं का समाधान करती है। कनिंग, क्लेवर इन अ ट्रिकी वे, यानी कि ऐसा क्लेवर, चतुर, लेकिन ट्रिकी वे में होता है, वो धूर्त होता है, शरारती वे में होता है, ठीक है, सीधा साधा चालाक आदमी नहीं। कनिंग होता है वो नेगेटिव सेंस में। अडेमेंट, अडेमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, अडियल, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, यानी वो अपने माइंड को चेंज नहीं करता है, वो जो सोचता है वही सही लगता है उसको। अपोलोजाइज, क्षमा। टू से सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी किसी चीज को करने के लिए क्षमा कहना, सॉरी बोलना। विजडम, गुड सेंस एंड जजमेंट। विजडम यानी बुद्धिमानी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। Why did the farmer weigh the bell? So he needed a source of water for his fields. Why did the farmer become upset? वो जो किसान था क्यों upset हो गया, क्यों परेशान हो गया? Because the neighbor refused to let him take water, and he claimed that he only sold the well, not the water. The neighbor refused to let him take water, claiming he only sold the well, not the water. Okay. Then how did the panchayat solve the problem? पंचायत ने कैसे समाधान किया? दे टोल्ड द नेबर, उन्होंने पड़ोसी को बताया, दैट इफ द वाटर बिलोंग टू हिम, कि पानी उसका अगर है, ही हैड नो राइट टू कीप इट इन द फार्मर्स वेल, कि भैया उसको किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। एंड मस्ट रिमूव इट इमीडिएटली, और उसको तुरंत हटा देना चाहिए। और यूज इट फुल्ली, और उसको या तो हटा दो या तो पूरा यूज करो, खत्म करो। व्हाट वाज द फाइनल जजमेंट गिवन बाय द पंचायत? पंचायत के द्वारा अंत में निर्णय क्या दिया गया लास्ट में? द नेवर हैड टू रिमूव द वाटर और लूज इट टू द वेल ओनर, पे अ फाइन एंड अपोलोजाइज। मतलब उन्होंने ये दिया कि जो नेबर है उसको पानी को हटाना पड़ेगा, और या फिर जो कुएं का ओनर है, कुएं का जो मालिक है, उसको देना पड़ेगा, यानी हारना पड़ेगा।
एक पे ए फाइन, जुर्माना भरना पड़ेगा, और क्षमा भी मांगनी पड़ेगी। तो इनको आप पॉज करके आराम से लिख लीजिए। नाउ अगेन आपके में जो थिंक एंड डिस्कस है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द डिसीजन ऑफ द पंचायत वाज करेक्ट? क्या आप सोचते हैं कि पंचायत का जो निर्णय था वो सही था? यस इट वाज फेयर, हाँ बिल्कुल सही था। दे यूज्ड द नेबर्स ऑन कनिंग लॉजिक टू स्टॉप हिज चीटिंग। उन्होंने पड़ोसी की जो कनिंग लॉजिक था, मतलब उसका जो धूर्त जो दिमाग था सोचने का, उसी को लगा करके उन्होंने उसकी चीटिंग को रोका। यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंटिंग बॉक्स, आपके पास एक एक्स्ट्रा पेंटिंग बॉक्स है। राधा एंड सीता फाइट फॉर इट, राधा और सीता उसके लिए लड़ती हैं, तो तुम कैसे फेयर हो गए? सो वी कैन से दैट आई वुड सजेस्ट, मैं सजेस्ट करूंगा टेकिंग टर्न्स यूजिंग द बॉक्स। या तो मैं क्या करूंगा कि भाई टर्न बाई टर्न यूज कर लो एक एक करके, और डिवाइडिंग द मटेरियल्स फेयरली बिटवीन देम, वो जो मटेरियल है उसको दोनों के बीच में सही तरह से बांट देंगे, सो एवरीवन कैन कंप्लीट द एक्टिविटी, जिससे कि हर कोई कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट एक्टिविटी है हु सेड टू हुम, यानी किसने किससे कहा। आई सोल्ड ओनली द वेल नॉट द वाटर, तो ये किसने कहा था? नेवर ने टू फार्मर से कहा था। रिमूव द वाटर और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली, ये विलेज चीफ ने कहा टू नेवर। ही इज नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर, ये किसने कहा? फार्मर ने विलेज चीफ से कहा। मैच द वर्ड्स, वर्ड का मीनिंग से, तो प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है? टू ग्रो वेल्दी, यानी कि धन धान्य से समृद्ध होना। कनिंग का मतलब होता है क्लेवर इन अ ट्रिकी वे, यानी कि धूर्त, चालाक, शरारती तरह से चालाक होना। वरिड, वरिड का मतलब होता है वेरी अपसेट, बहुत परेशान होना। समन का मतलब होता है टू ऑर्डर समवन कम टू ए पर्टिकुलर प्लेस, यानी किसी को आदेश देना किसी निश्चित जगह पर आने के लिए। अडामेंट, अडामेंट का मतलब होता है अ डिसीजन, अडामेंट का मतलब क्या होता है? सॉरी, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, यानी कि एक अपने दिमाग को चेंज करने से मना कर देना। जजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेड बाय ए ग्रुप, एक समूह के द्वारा लिया गया निर्णय। तो इनको आप कर लीजिए आराम से। अब फिल इन द ब्लैंक्स है प्रीपोजिशंस से, तो देखो प्रीपोजिशंस क्या होता है दोस्तों? प्रीपोजिशन जो है पोजीशन बताता है नाउन की ज्यादातर केस में, ठीक है। तो कैसे क्या है इसमें देख लेते हैं। द फार्मर वेंट टू द विलेज चीफ टू एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम, वेंट के बाद में इस तरह से यहाँ पे टू आता है, वेंट टू द विलेज चीफ, ठीक है। द नेबर वाज स्टैंडिंग एट द बेल ब्लॉकिंग द वे, जब कोई चीज किसी के बगल पास में खड़ा रहता है ना इस टाइप से, तो वहां पर एट यूज करते हैं और बाई भी यूज करते हैं, अगर बगल के लिए हम कई बार बाई भी यूज करते हैं, सो बोथ आर करेक्ट। द विलेजर्स ट्राइड टू रीजन विद द कनिंग मैन, जो लोग थे उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो रीजन विद ये पेयर होता है दोस्तों, ये रीजन विद। द डिसीजन वॉज मेड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ बोथ साइड, आफ्टर यानी कि बाद में। देयर लिव्ड अ फार्मर इन द स्मॉल विलेज, इन द स्मॉल विलेज, गांव में रहने के लिए, शहर में रहने के लिए इन यूज होता है। द पंचायत मेंबर्स लिसन टू बोथ द साइड्स, जो पंचायत मेंबर थे उन्होंने दोनों पक्षों को सुना। बिफोर कमिंग टू द डिसीजन, यानी कि डिसीजन पर आने से पहले। द विलेजर्स गैदर्ड द पंचायत अंडर द बनियान ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे इस तरह से बैठते हैं तो वहां पे अंडर यूज करते हैं। द नेबर वॉज फनिश्ड फॉर हिज डिसऑनेस्टी, सो इसमें फोर आएगा। द चीफ लिसनड केयरफुली टू, लिसन टू का एक तरह वो होता है और केयरफुली इसमें एक्स्ट्रा घुस गया, अदरवाइज दिस इज द फेयर। लिसन टू बोथ द फार्मर एंड द नेबर, यानी कि जो जो मुखिया था उसने ध्यान से दोनों को सुना, किसान को और पड़ोसी को। द विलेजर्स एग्रीड टू मीट एट अ लेटर टाइम टू डिस्कस द इश्यू, जो गांव ग्रामीण थे वो एग्री हो गए मिलने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए, एट अ लेटर टाइम, ठीक है। द फार्मर डिसाइडेड टू बाई अ बैल आफ्टर बाइंग हिज थर्ड फील्ड, उसको तीसरा खेत खरीदने के बाद ही उसने कुआं खरीदने के लिए सोचा था ना। तो इस तरह से आप इनको कर लीजिए। देन इवेंट्स दे रखी हैं आपने एक सैम के बारे में, तो उसका स्टेप वन किस टाइप से रहेगा वो यहाँ पर अरेंज कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट है सैम डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक इन द फॉरेस्ट नियर हिज हाउस। देन सैम वॉकड अलोंग द नैरो पाथ लिसनिंग टू द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग एंड लीव्स रसलिंग। देन इसका हिंदी अर्थ कर देता हूँ। सैम डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक इन द फॉरेस्ट नियर हिज हाउस, यानी कि सैम ने अपने घर के पास जंगल में घूमने जाने के लिए निश्चय किया, सोचा, निश्चित किया, ठीक है। सैम वॉकड अलोंग द नैरो पाथ, सैम जो है जो सकरे रास्ते के बगल में चला, बगल बगल। लिसनिंग टू द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग,
जो चीं चीं पक्षी आवाज करते हैं उनको, जो पक्षियों की आवाज होती है उसको चर्फिंग कहते हैं, चिड़ियाओं की आवाज को चर्फ सुनते हुए। और लीव्स रसलिंग यानी कि पत्तियों की जो सरसराहट आती है उसको सुनते हुए। सैम सेट बाई ए स्मॉल स्ट्रीम टू रेस्ट एंड एंजॉय द पीसफुल साउंड ऑफ द वाटर। सैम कहाँ बैठ गया? एक छोटी सी जो धारा बह रही थी पानी की, वहां पे बैठ गया आराम करने के लिए, और पीसफुल साउंड ना, एकदम शांतिपूर्वक आवाज आ रही थी पानी की, उसको एंजॉय किया। स्टेप 4 क्या है? आफ्टर रेस्टिंग, आराम करने के बाद, सैम कंटिन्यूड हिज वॉक फीलिंग रिफ्रेश्ड। सैम ने अपनी जो जो घूमना कंटिन्यू रखा और एकदम ताज़ा तरोताज़ा फील किया। सैम फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द टाइम ही स्पेंट इन द नेचर। सैम को बहुत अच्छा लगा, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल, उसने मतलब अभिवादन किया, बहुत अच्छा लगा उसको जो उसने टाइम प्रकृति में बिताया उसके लिए। नाउ डिस्कशन लेटर एंड सफिक्सेस। सो ग्रुप डिस्कशन, आपके पिक्चर है, आप इसको देख के अपने बुक में से करेंगे कहानी। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं दोस्तों, उनमें सफिक्स लगा देते हैं, लेस तो नया वर्ड बन जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। यूजलेस यानी कि जिसका कोई यूज नहीं हो, केयरलेस जिसकी कोई केयर नहीं हो, जो केयर नहीं करता हो, होपलेस जिससे उम्मीद ना करी जा सके, फियरलेस जिसमें डर नहीं हो, कलरलेस जिसमें कलर नहीं हो। तो लेस नेगेटिव सेंस में आता है दोस्तों, और जब नहीं के तौर पर आता है, जैसे यूजलेस जिसका कोई यूज नहीं हो। ठीक है, नाउ आपके उसमें एक और छोटी सी कहानी है इसी में, श्री रामकृष्ण परमहंस की। श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कि बहुत समय पहले, इन अ स्मॉल विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ काइंड एंड वाइज मैन नेम्ड श्री रामकृष्णा परमहंसा। एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे जिनका नाम क्या था? श्री रामकृष्ण परमहंस। ही लव्ड टू टॉक टू पीपल अबाउट गॉड। वो लोगों से भगवान के बारे में बात करना उसे बहुत पसंद था उन्हें। एंड टॉट, और उन्होंने बताया, पढ़ाया, दैट कि ऑल रिलीजन्स आर लाइक रिवर्स, की जो सारे रिलीजन्स हैं, सारे धर्म हैं, नदियों की तरह हैं। दे मे टेक डिफरेंट पाथ्स, वो अलग अलग रास्ते ले सकते हैं, बट दे ऑल लीड टू द सेम ओशियन, लेकिन वो सब एक ही समुद्र की तरफ, एक ही सागर की तरफ जाते हैं। ही लिव्ड इन अ सिंपल लाइफ, उन्होंने एक बहुत सादगी भरी लाइफ जी। वियरिंग प्लेन क्लॉथ्स एंड ईटिंग वेरी लिटिल, प्लेन क्लॉथ्स उन्होंने पहने और बहुत कम खाना खाया। बट हिज स्माइल एंड लविंग वर्ड्स मेड एवरीवन फील स्पेशल, लेकिन उनकी जो मुस्कुरान मुस्कान थी और जो उनके प्यार भरे शब्द थे जो वो बोलते थे, वो सबको बहुत स्पेशल फील कराते थे, सबको बहुत अच्छे लगते थे। वन डे, एक दिन, अ क्यूरियस यंग बॉय नेम्ड नरेन, एक दिन एक क्यूरियस होता है दोस्तों, उत्सुक, एक उत्सुक बच्चा था, उसका नाम नरेन था। केम टू मीट हिम, उनसे मिलने आया। रामकृष्ण सॉ समथिंग स्पेशल इन नरेन, रामकृष्ण जो थे उन्होंने उसमें कुछ विशेष देखा। एंड बिकेम हिज टीचर, और उसके गुरु बन गए। ही टॉट नरेन अबाउट करेज, उन्होंने नरेंद्र को साहस के बारे में बताया, दयालुता के बारे में बताया, एंड हाउ टू फाइंड पीस विद इन, और अंदर कैसे हम शांति, अंदर कैसे पीस रख प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया। नरेन लेटर ग्रू अप टू बिकम द फेमस स्वामी विवेकानंदा, नरेन जो है बाद में स्वामी विवेकानंद बन के रूप में बना। स्प्रेडिंग हिज टीचर्स विजडम, और उसने क्या किया, अपना टीचर्स की जो बुद्धिमानी थी उसने उनको वर्ल्ड के सामने वो लेके आया, उसको फैलाया। एवरी डे, हर दिन, इवन टुडे, सॉरी, आज भी, रामकृष्णा's टीचिंग्स इंस्पायर मैनी पीपल एवरीवेयर, रामकृष्णा की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षा है, वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, उनको बहुत सारी शिक्षाएं वो सीख वो देते हैं। ठीक है, तो ये हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंसा जी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो बर्थ प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कहाँ है बर्थ प्लेस स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का? या स्मॉल विलेज इन द वेस्ट बंगाल। हु वाज द क्यूरियस स्टूडेंट हु मेट विद रामकृष्ण परमहंस? सो स्वामी विवेकानंद। नरेन, हाउ लाइफ डिड ही लिव? He lived a simple and loving life. Religions compared to, how did he compare the religions? So he compared the religions, or he told about the religions that that the religions are like rivers flowing to the ocean, same ocean. Naren, who taught Naren to find peace? What did he teach to Naren? To find peace within. ठीक है, ये पढ़ा है उन्होंने, तो ये कर लीजिए आप। Now
व्हाट डिड श्री रामकृष्ण कंपेयर रिलीजन्स टू, यानी कि श्री रामकृष्ण जी ने धर्म को किससे कंपेयर किया? सो ही कंपेयर रिलीजन्स टू रिवर्स फ्लोइंग टू द सेम ओशियन। व्हाट डिड श्री रामकृष्ण टीच नरेन? तो श्री रामकृष्ण टॉट नरेन टू फाइंड पीस विद इन। अंडरस्टूड? आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट बनियान ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। जो बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। कैन लिव फॉर ओवर 200 ईयर्स, ये जो है 200 साल से भी ज़्यादा जी सकता है। एंड ग्रो टू कवर सेवरल एकर्स ऑफ लैंड, और ये इतना बड़ा हो सकता है कि कई एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। इट्स रूट्स ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज, इसकी जो रूट्स है ना, ये यहाँ से नीचे जमीन तक भी पहुंच जाती है। एंड विकम न्यू ट्रंक्स, और ये नया तना बन जाती हैं। मेकिंग इट लुक लाइक ए फॉरेस्ट ऑल बाई इटसेल्फ, वो अकेले में अपने आप में ही एक जंगल जैसा दिखने लग जाता है। ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आपने बहुत जगह देखे होंगे। नाउ द मैजिक नीम ट्री के बारे में है दोस्तों। जो नीम ट्री है वो कैसा पेड़ है? इसमें से हम बहुत सारी दवाई बनाते हैं, मेडिसिनल ट्री है ये, इससे हम बहुत सारी औषधि बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पेड़ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द नीम ट्री इज ए मैजिक ट्री। जो नीम ट्री है दोस्तों, ये एक जादू भरा, या आप हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल, एक विशेष पेड़ है। ऑफन फाउंड नियर हाउसेज, जो कि ज़्यादातर आपने देखा होगा, प्राय कहाँ पाया जाता है? घरों के, स्कूल के, रोड्स के पास में। एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ यूज फॉर मेडिसिन, इसका हर एक हिस्सा जो है दवाई के लिए यूज होता है। व्हेन ड्राई नीम लीव्स आर बर्न्ड, जब जो सूखी नीम की पत्ती होती है जब जलाई जाती हैं तो मॉस्किटोज डिसअपियर, मच्छर भाग जाते हैं। पीपल पुट नीम लीव्स इन क्लॉथ्स, लोग हैं जो पेड़ों में नीम की कपड़ों में नीम की पत्तियां लगते हैं। एंड राइस कंटेनर्स, और चावल के कंटेनर्स में भी रखते हैं। टू कीप अवे पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, उससे क्या होता है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। इन विलेजेस, गाँव में, नीम ट्विग्स आर ऑफन यूज्ड एज टूथ ब्रशेस। नीम ट्विग्स यानी कि जो छोटी छोटी होती है ना टहनियाँ, उनको कहते हैं ट्विग्स। ठीक है, जो उनको ज़्यादातर यूज टूथ ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा गाँव में सुबह। इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। वेयर कैन यू फाइंड नीम ट्रीज, आप पे नीम के पेड़ कहाँ मिल सकते हैं? सो वी कैन फाइंड नीम ट्रीज नियर हाउसेस, स्कूल्स और रोड्स। वाई इज नीम अ मैजिक ट्री, नीम जो है एक अद्भुत पेड़ क्यों है? एवरी पार्ट, नीम इज ए मैजिक ट्री बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन। What happens when dry neem leaves are burnt? क्या होता है जब पेड़ की जो सूखे पेड़ की जो पत्तियां जलाई जाती हैं? So mosquitoes disappear. Why put neem leaves in clothes? हम कपड़ों में नीम की पत्तियां क्यों रखते हैं? To keep away pest और insects. How are neem twigs used? नीम की जो टहनियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको कैसे यूज करते हैं? They are used as toothbrushes. Meaning of disappear, vanish यानी कि विलुप्त होना। वर्ड फॉर ए शॉर्ट स्टिक यानी कि छोटी छड़ी जो होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ट्विग कहते हैं। तो ये पैसेज को आपने यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी वैल्यूएबल सजेशन फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको एनसीईआरटी के सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, वो रहेगा चैप्टर नंबर 9। थैंक